नमस्कार। मेरा नाम ब्रिगेडियर एस एम शर्मा है और मैंने लगभग 33 साल तक भारतीय सेना में एक मेडिकल ऑफिसर, उसके बाद में एज ए सर्जन, एडवाइज़र और एज ए कमांडेंट के रूप में सेवाएं दी हैं। भारतीय सेना विश्व की एक उच्चतम सेनाओं में से एक है। हमारी सेना का मुकाबला करना किसी भी देश के लिए चने चबाना जैसा होगा और बड़ा कठिन है हमारी सेना को जीतना। हमें अपनी सेनाओं पे गर्व है और हमारी सेनाओं का जो रेजिमेंटल सिस्टम है बहुत अच्छा है और हमारे अधिकारियों, सूबेदार साहिबान और जवानों के बीच बहुत अच्छा तालमेल है। हम लोग सेना में, विशेषकर एएमसी में, आर्मी मेडिकल कोर, किस लिए जाते हैं? जवानों की रक्षा के लिए। युद्ध में और शांति काल में हम अपने जवानों की सेवा करते हैं और मुझे याद है कि जब तक मैं रिटायर्ड नहीं हुआ, दिन रात हम परिश्रम करते थे जवानों की रक्षा के लिए, जवानों की बीमारी को ठीक करने के लिए, उनके परिवारों को देखने के लिए, उनके बच्चों को देखने के लिए। हमारा और इससे हमने अपने परिवारों को, बच्चों को उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि कर्तव्यपरायण हमारे में इतनी थी कि हम अपनी जान देने के लिए भी दुर्गम स्थानों में जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत से ऑपरेशन जो इंडियन आर्मी के, उसमें भाग लिया है। हमारी सेनाएं, भारत के लोग हजारों सालों से देश को, देश की अखंडता को, इसकी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। प्राचीन काल में हमारे लोगों ने, भारतीयों ने, आर्यभट्ट के लोगों ने विदेशी आक्रमणकारियों जैसे यूनानी या फारसी लोगों का मुकाबला किया। उसके बाद में हमारा इतिहास बहुत अच्छा और गौरवशाली रहा है, किंतु मिडाइवल पीरियड में, मध्यकालीन युग में, आपसी फूट के कारण, आपस में लड़ाई झगड़े के कारण और आर्थिक व्यवस्था के खंड खंड हो जाने के कारण भारत को विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा और लंबे समय तक भारत को गुलामी का रूप देखना पड़ा। और इसके कारण थे आर्थिक हानि और आपसी फूट। 1857 के विद्रोह में भारतीयों ने बहुत वीरता दिखाई और लाखों लोग इसमें मारे गए, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने बहुत साहस का परिचय दिया और सारी दुनिया ने उसका लोहा मनाया। स्वतंत्रता के बाद देश में यदि भारतीय सेना ना हो तो ये इस देश को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। केवल और केवल भारतीय सेनाएं, आर्म्ड फोर्सेस ही एक ऐसा हमारे पास संस्था है जो देश को बचाए हुए है। हमारी सेना में आर्म्स होते हैं, यानी कि एक युद्ध करने में जो रेजिमेंट्स हैं और उनकी सहायता करने के लिए सेवाएं, यानी कि सर्विसेज हैं। ये सिस्टम इतना अच्छा है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन कुछ तत्व हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने हमारा रेजिमेंटल सिस्टम जो है सेना का, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की है। हमारी सेना के अंदर जो हमारी इन्फेंट्री है, पैदल सेना है, वो विभिन्न जगहों से उनको रिक्रूट किया जाता है, भर्ती किया जाता है। एक ही स्थान के रहने वाले, एक ही परिवार की तरह रहने वाले लोगों को एक रेजिमेंट में रखा जाता है ताकि उनकी लड़ाई करने की क्षमता बढ़ सके। इसको भी हमारे जो शत्रु देश हैं उन्होंने अपना तरफ से पूरा जोर लगा दिया, भारतीय सेनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत पूरा जोर लगा दिया। उनको अब ये मालूम हो चुका है कि वो भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए
ये शत्रु दोष हमारी सेना को, हमारे देश को हर प्रकार से हानि पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं। हमें इसको भांपना है और रिटायर होने के बाद में भी हम कुछ संस्थाओं के साथ संपर्क में रहते हैं और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे तत्व जो कि सेना से रिटायर हुए कुछ लोग हैं जिनके ऊपर अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं, वो भारतीय सेना में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों के बीच में फूट डालना चाहते हैं ताकि हमारी सेना का अनुशासन और हमारी जो लड़ने की क्षमता है वो कमज़ोर हो सके। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे तत्वों से हमें सावधान रहना है जो कि झूठा प्रचार कर रहे हैं और हो सकता है वो शत्रु देशों से के साथ में वो उनका संपर्क भी हो। हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है और आजकल हम देख भी रहे हैं और हमें सुनने में ये आया है कि आजकल हमारे जवानों के बीच शत्रु देश असंतोष की भावना पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा सेना के यूनिट्स के या पलटन के अधिकारियों से और सीओ साहिबान लोगों से कि वो सैनिक सम्मेलन में हमारे जवानों को इस बात से आगाह करते रहें और ऐसे तत्वों से दूर रहने की कोशिश करें जो झूठे प्रचार कर रहे हैं। एक ऐसे आदमी को मीडिया में प्रेजेंट किया गया जो सेना का सदस्य ही नहीं है और ना उसके बारे में कोई जानकारी रखता है, केवल वो सैनिक वर्दी में आ गया और अधिकारियों के विरुद्ध झूठा प्रचार करने लगा। तो हमें अनुशासनहीनता को एक समझाने की तरह से, काउंसलिंग से, गाइडेंस से उसको ठीक करना है और सरकार को चाहिए कि ऐसे तत्व जो सेना को विरुद्ध काम कर रहे हैं उन्हें कड़ी सज़ा दी जाए। उसी बात में ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा अभ्यस्त होने के कारण या उसकी तरफ ज़्यादा फोकस होने के कारण या ज़्यादा उसको समय देने के कारण हमारे सैनिकों की, अधिकारियों की कार्यशैली पर थोड़ा सा सवाल उठ सकता है। हमें चाहिए कि हम लोग अपनी जो फिज़िकल फिटनेस है, ये हमारी बीपीटी है, पीपीटी है, तो हमारे टाइम में मैं एक्सेलेंट में आया करता था और तंदुरुस्त हुआ करते, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता था। हाई एल्टीट्यूड में भी हम लोग रेस लगाया करते थे। तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी फिज़िकल फिटनेस, खेल कूद और अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने देखा है कि अनुशासन में थोड़ा सा ढीलापन है, विशेषकर सर्विसेज के अंदर, सेवाओं में। इसके लिए भी हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आजकल समाचार पत्रों में ऐसे कुछ सुनने में आया था कि कुछ रेजिमेंट्स को, कि रेजिमेंटल सैंक्टिटी को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। आप किसी भी रेजिमेंट को, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, ये बड़ा ख़तरनाक और आत्मघाती कदम होगा। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्योर रेजिमेंट्स, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को छेड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से अनुशासनहीनता बढ़ेगी, कलह बढ़ेगी और ये सरासर एक बहुत गलत सोच है, विचार है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के पास रह चुका हूँ और भली भांति जानता हूँ कि किस तरह के इन्फेंट्री रेजिमेंट्स अपने एक ही जगह के भाइयों के साथ में कितनी क्षमता से, सद्भाव से, प्रेम से, परिवार की तरह देश की रक्षा कर सकते हैं। एक और बात मुझे ये कहनी है कि आजकल भारतीय सेनाओं में, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस में, सेना में, नौसेना में, वायुसेना में, कुछ असैनिक अधिकारियों की वजह से पेपर वर्क, यानी कि कागजी काम इतना बढ़ गया है कि एक छोटी सी पेंसिल लेने के लिए भी आपको स्टेटमेंट ऑफ द केस बनानी पड़ती है।
जिसमें घंटों लगते हैं, निराधार, ये बिल्कुल ऐसी गलत बातें हम लोगों को सैनिक अधिकारियों के चंगुल से स्वतंत्र करना चाहिए। जो काम हमें अपने ट्रेनिंग के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए, विचार के लिए, डिस्कशंस के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए लगाना चाहिए, वो हमें हमारा रिपोर्ट्स और रिटर्न्स जो कि 1 या 2 पेज में जा सकती हैं या कुछ लाइनों में जा सकती हैं, उसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। यानी कि ये डिटेल्ड डिस्कशंस, प्रपोजल ऑफ द केस, स्टेटमेंट ऑफ द केस, आउटलाइन ऑफ द जस्टिफिकेशन इन डिटेल, समरी, कंक्लूजन, इस तरह की बेहुदा स्टेटमेंट्स में बिजी रख के ये हमारी सेना को कमज़ोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। तो ये फ़ौज का जो पेपर वर्क है उसको कम करना चाहिए और इसके स्थान पर हमारे सैनिकों को, अधिकारियों को, सूबेदार साहिबान को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए समय देना चाहिए। उसके बाद में मैं ये कहूँगा हमारे अधिकारियों का रोल किस तरह से हम लोग जब कमांडेंट के पद पे थे या सीओ थे या एडवाइज़र थे या स्पेशलिस्ट ऑफिसर थे, जवानों को अपने परिवार में बच्चों की तरह या भाइयों की तरह रखना चाहिए। अनुशासनहीनता का पूरी तरह से हमें सामना करना चाहिए, लेकिन उसी तरह से जैसे एक बाप अपने छोटे बच्चे को, अपने पुत्र को शिक्षा देता, उसी तरह से हमें एक परिवार की तरह रहना है। हमें अपने जवानों की डिग्निटी, क्योंकि बहुत अच्छे परिवारों से आते हैं, आपको हैरानी होगी, मैं इस बात को जानता हूँ, कुछ लोग बड़े ऐसे परिवारों से जिनकी बहुत पुरानी परंपरा है सेना में भर्ती होने की और जिनके पूर्व अच्छे परिवारों से आते हैं। तो इस तरह से हमें एक दूसरे की डिग्निटी, एक दूसरे का आदर, सम्मान और अनुशासन पर ध्यान देते हुए हमें अपने जवानों को अपने परिवारजनों की तरह टैकल करना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की बहुत बड़ी लंबी सीमाएं हैं, इसलिए हमें सीमा पर रहने वाले लोग, उनमें उनकी रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे कुछ रेजिमेंट्स हैं रिमोट एरियाज़ की, चाहे तो नेपाल के रिमोट एरियाज़ हैं, ये बहुत अच्छे सैनिक होते हैं। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी सैनिक क्षमता में कमजोरी हो। तो मैं ये समझता हूँ नागा रेजिमेंट से हमें नागा या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनकी रेजिमेंट अलग से उसमें भर्ती ज़्यादा करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सेंट्रल हिमालय जैसे हैं, बॉर्डर एरिया जैसे हैं, गढ़वाल और कुमाऊँ के, हमें यहाँ पे, क्योंकि अगर आप सीमावर्ती क्षेत्रों से जवानों की भर्ती करते हैं तो वो उस जगह के धरातल को, टेरेन को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनको सेना में भर्ती करना ज़्यादा अच्छा है। उसी तरह से जैसे लद्दाख में है, कारगिल या लेह में है, वहाँ के बॉर्डर एरिया से जिस तरह से हमारे पास लद्दाख स्काउट्स हैं, उसी तरह से बाकी जगह में भी बॉर्डर एरिया से ज़्यादा युवाओं को हमें सेना में भर्ती करना है। अंत में ये कहना चाहूँगा, मैंने अपने समय में मैं एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, स्टाफ अपॉइंटमेंट था कमांड हेडक्वार्टर्स में, तो मैं हर चीज़ को देखा करता था और मेरे इसमें देखने में एक ऑब्जर्वेशन आई जिसको मैंने क्रिटिकली एनालाइज किया, वो है ACR का मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में लगभग 20 के करीब पॉइंट होते हैं, जिसमें अधिकारी की सच्चाई, उसकी कार्यशैली, उसका टैक्ट, डिसीजन मेकिंग, उसकी ईमानदारी, उसकी युद्ध के लिए तत्परता और व्यक्तिगत बातें उसमें नोट की जाती हैं। लेकिन मेरे देखने में एक बहुत बड़ी
एक जिसको वीकनेस कहिए, कमजोरी सही, वो आई, नज़र में आई, और वो है भाई भतीजा बात। एक ऐसा सैनिक अधिकारी, उसे अगर 10 नंबर दिए जाते हैं, 10 में से उसको 9 नंबर दिए जाते हैं। हालांकि उसने अपना कार्य ठीक नहीं किया, लेकिन उसी तरह से अगर कोई अधिकारी किसी उच्च अधिकारी या आईओ जिसको कहें, या आरओ कहें, या एसआरओ कहें, तो वहाँ पे जिसको 6 नंबर मिलने चाहिए, जिसकी कार्यशैली ठीक नहीं है, उसको 9 नंबर दिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। और कई बार ऐसे भी होता है कि जो एसीआर है वो इस तरह से लिखी जानी चाहिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन इस तरह का सिस्टम कि आप अपनी कम्युनिटी, अपने ही एरिया के अधिकारियों को ज़्यादा नंबर दें और दूसरों को नेग्लेक्ट कर दें, सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि आप अपने ही संबंधियों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को, या पर्टिकुलरली एक ही भाषा लेने वालों को, बोलने वालों को अगर ज़्यादा महत्व देंगे तो दूसरे लोग अल्टीमेटली निग्लेक्ट हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी निष्पक्षता के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, न्यायपूर्ण ढंग से, ना कि पक्षपातपूर्ण से एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाए। क्योंकि अगर सेना की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में आ जाए जो कभी फील्ड एरिया में नहीं गया, या जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, या जो सच्चा या ईमानदार नहीं है, ये बहुत ही, जिसको कहते हैं, सोचनीय विचारधारा है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारी सेनाएं बहुत सशक्त हैं, और इस समय हमारी सेनाओं की मारक शक्ति जो है बहुत अच्छी है, किंतु हमें अपनी सेनाओं को संतोषजनक और इसी तरह से बनाए रखने के लिए हमारी जो थोड़ी बहुत कमियां, उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।